नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेखपाल हिंदी प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को 11 हिंदी प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हुए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया है। इस सीरीज़ का मेरा टारगेट है कि आपके लेखपाल परीक्षा में हिंदी के 25 प्रश्न में से 25 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। यदि आप मेरी इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, डेली वीडियोज़ को देखते हैं, तो निश्चित ही मैं आपसे दावा करती हूँ कि आपके लेखपाल परीक्षा में हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और इसी तरह से मैंने ग्रामीण परिवेश के भी आपके क्वेश्चंस कवर करवाए हुए हैं, उसके भी मैंने प्रैक्टिस सेट कवर करवाया हो। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप वहाँ से कई सारे क्वेश्चंस और मैं जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है, मैं उसको आपको शेयर करती रहती हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 3 से शब्द रूप से ये सारे क्वेश्चन मैं इस सीरीज़ में आपके करवा रही हूँ, जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उसमें पूछे गए हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 41। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? ऑप्शन ए सौदस्यता, बी उपयुक्तता, सी अशुद्धता या डी क्रमबद्धता। क्वेश्चन का ये अर्थ है कि आपसे पूछते हैं कि किसी भी पाठ्य पुस्तक या कोई भी जब आप बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में उसमें क्या गुण नहीं होता है। तो देखिए, सौदस्यता भी होती है, उपयुक्तता भी होती है और क्रमबद्धता भी होती है, लेकिन किसी भी बुक में अशुद्धता जो होता है ना, वह उसका गुण नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन देखिए सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीचिंग के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो यूपी में किसी भी कोई भी यूपी ट्रिपल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके। अगला प्रश्न है 42। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए प्रत्यय के आधार पे, बी संज्ञा के आधार पे, सी क्रिया के आधार पे या डी सर्वनाम के आधार पे। तो इस प्रश्न में मैंने आप लोगों को अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए, तो मैंने आप लोगों को जब भी कोई चीज़ है, जैसे कि पंखा है, तो पंखे में आप किस तरह से बताएंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आप उसके आगे जब क्रिया लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे पानी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इस तरह से जब पानी पिया जाता है तो वह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। या पंखा चलता है ना कि चलती, तो वह क्या पुल्लिंग शब्द है। तो यानी शब्द का निर्धारण हम क्रिया के अनुसार करते हैं। जब हम किसी भी शब्द में क्रिया ऐड करते हैं तो क्रिया से ही हमको पता चलता है कि उसमें लिंग का निर्धारण क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको ओरली बताया है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप लोग को याद होंगे। ये सारे जो भेद है ये सब 8 प्रकार के होते हैं कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है 44। हरियाली है, तो हरियाली क्या है, मतलब संज्ञा है या किस प्रकार की उन्होंने पूछा संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी विशेषण। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा को मैंने आप लोगों को बताया था कि अंतर किस तरह से अपन, जैसे कि लड़का अगर बोले तो लड़कों की एक जाति, यानी सभी लड़कों की बात कर रहे हैं। लेकिन लड़कों में अगर राम की बात कर रहे हैं तो वह क्या हो गई, वह एक मतलब एक अलग व्यक्ति की बात करें, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और अगर सभी लड़कों की बात की तो वह जातिवाचक संज्ञा। समूह में मैंने आप लोग को बताया था, जैसे कि कक्षा हो गया या फिर पुलिस स्टेशन हो गया, तो ये कई चीज़ें जो है वो समूह में आने वाली वो चीज़ें हो गई। और भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अब देखिए, हरियाली है, अब मान लीजिए कोई भी एक पेड़ है, वहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, किसी को वहाँ पे हरियाली लग रही है और किसी को ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, हरियाली नहीं सामान्य है। तो ये हमारी क्या है, एक मतलब विचार ही तो है कि वही सेम चीज़ किसी दूसरे को अलग फील हो रहा है कि सामने वाले को अलग। जैसे कि ममता है, ममता आप लोग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ममता फील किया जा सकता है कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को ममता फील हो रही किसी में माँ के प्रति और एक बच्चे को नहीं फील, तो वो ममता। तो इस तरह से वो किसकी, वो भाव के ऊपर कि आपके भाव किस प्रकार है किसके प्रति। तो हरियाली किस तरह की संज्ञा है आपकी, भाववाचक संज्ञा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस और मैं जिस तरह से इनका विश्लेषण करवा रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो ये विश्लेषण मेरा। यदि आप लोगों को ये अच्छे लग रहे हैं वीडियोस और मेरा कंटेंट अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पे इनको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है 45।
लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपर्युक्त वाक्यों कारक बताइए। अब ये लोगों ने शोरगुल करके, इसमें आपको कारक बताना है। ए कर्ता, बी करण, सी संप्रदान या डी कर्म कारक। तो इस प्रश्न में जैसे आप लोगों को याद होगा कर्ता ने कर्म को के इस तरह से, तो इस प्रश्न में जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। अब डी कैसे सही है? अब देखिए, यदि आप लोग देखेंगे कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। अब को आ रहा है तो कर्म को होता है, ठीक है, को भगा दिया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह एकदम सही है। अगला प्रश्न है 46 क्वेश्चन। को और के लिए किस कारक के चिन्ह? अब जो भी क्वेश्चन हैं अभी देखिए आ रहे कारक चिन्ह से ही आ रहे हैं। ए संप्रदान कारक, बी करण कारक, सी अपादान कारक या डी संबोधन कारक। अब को और के लिए दो ऐसे जो कारक हैं, ये किसके लिए उपयोग होते हैं? आप अपने फिंगर टिप पे चीज़ों को याद करिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि संप्रदान को या के लिए में आता है। तो इसीलिए अपादान जो है वह से डिनोट होता है, करण जो है ना वो के, और संबोधन किस तरह से। तो इस तरह से आप जो 8 कारक हैं वो आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। अगला प्रश्न है 47। लड़का पेड़ से गिरा। उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर अलग हो रही है, जैसे कि मान लीजिए लड़का पेड़ से गिरा या फिर पत्ता पेड़ से गिरा, तो वह पेड़ से अलग हुआ है ना। तो इसके सेंस में भी आपको कौन सा कारक याद करना है? अपादान कारक याद करना, क्योंकि अपादान जो है ना वह से ही डिनोट किया जाता है। जहाँ पे से लगाओ वहाँ पे अपादान आता है, लेकिन ये सेंस वहाँ पे आना चाहिए कि वह चीज़ एक अलग हो रही है। जैसे कि पेड़ से लड़का अलग हो रहा है, तो तब वहाँ पे अपादान आएगा, अन्यथा अपादान नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 48। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ए मैं कल नहीं जाऊँगा, बी यह फूल सुंदर है, सी हवा धीरे धीरे बह रही है, डी आज हम स्कूल जाएंगे। अब ये देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन में ये पकड़ना है कि इसमें क्रिया विशेषण युक्त होनी चाहिए। जो आपकी विशेषता होनी है वो क्रिया विशेषण युक्त। तो यह फूल सुंदर, इसमें सिर्फ विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, क्रिया नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन बी कट गया। मैं कल नहीं जाऊँगा, इसमें भी क्रिया विशेषण नहीं, इसमें विशेषता नहीं बता रहे हैं। आज हम स्कूल जाएंगे, इसमें और इसमें बहुत माइनर ही डिफरेंस, तो ये दोनों ही सेम हो गए, ये दोनों ही आपके ऑप्शन नंबर कट गए। आपका बचा है ऑप्शन सी, हवा धीरे धीरे बह रही है। अब देखिए, क्रिया विशेषता बता रही है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहे, धीरे धीरे कैसे कैसे बह रही है? धीरे धीरे बह रही है, तो क्रिया विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है 49। कवि का स्त्रीलिंग है। ये मैंने क्वेश्चन कई बार आपको करवाया हुआ है। ए कवित्री, बी कवित्री, सी कवित्री या फिर कवियत्री। अब देखिए, इसमें आपको सिर्फ स्पेलिंग एरर, सिर्फ आपको करेक्शन देखना है, वर्तनी की शुद्धि देखनी है कि किस में वर्तनी की शुद्धि सही है, वही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो कवि का हमेशा जो है स्त्रीलिंग वह कवित्री होगा। ये कवित्री लिखने का आप लोग 2-3 बार लिखिए अभ्यास, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है 50। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ए अत्यंत, बी आजकल, सी कदाचित या डी बाहर। तो रीतिवाचक क्रिया के अंतर्गत जैसे कि आपके कई सारे शब्द आते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है कदाचित, वह रीतिवाचक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है 51। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द हैं। ए बुढ़ापा, बी जड़ता, सी पटना, डी दया। अब देखिए, पुल्लिंग शब्द मैंने आप लोगों को बताया है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानने का यही एक तरीका कि आप जो भी शब्द है उसके आगे आप क्रिया को लगाइए। अब बुढ़ापा आता है, ठीक है ना, कि बुढ़ापा आती है, तो आपका पुल्लिंग शब्द ए ही बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। जड़ता होती है, दया प्रकट होती है, ठीक है, पटना जाता है। तो जहाँ तक है आपका ए ऑप्शन सही है, बुढ़ापा आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 52। कौन सा शब्द अवयव नहीं है? अब देखिए, 4 होते हैं अवयव, तो आपको उन चारों में ये पता करना है कि अवयव इसमें कौन सा नहीं है। ए आज, बी कल, सी इधर या डी किसे। अब देखिए, जो अवयव हैं वे आज भी है और कल भी है और किसे भी है, लेकिन जो इधर है वह आपका अव्यय के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में
पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक या फिर डी अधिकरण कारक। अब देखिए आपको ये सभी फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। मैंने अपादान आपको बताया था किससे, यानी उसमें अलग होने की भावना होनी चाहिए। तो पेड़ पर पक्षी बैठा, यहाँ पे ऐसा कहीं पे आ रहा है कि ये पेड़ से पक्षी अलग हो रहा हो? नहीं, तो ये आपका ऑप्शन बी कट गया। अब करण कारक भी कैसे कि करण को, तो ये आपका ये भी कट गया। अब पर पे आया तो पर जो है वह अधिकरण के सेंस में आता है, ठीक है, जहाँ अधिकरण के आगे जो है वह पर ही लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 54, वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ए क्रिया विशेषण, बी अवयव, सी सर्वनाम या डी क्रिया। अब वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में आपको ये सर्च करना है कि क्या है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, वह आजकल दिल्ली में, तो इसमें वह क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है, ठीक। अगला प्रश्न है वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए वारांगना, बी वीरगति, सी वीरांगना या डी वीरावती। अब जैसे कि आप सभी लोगों ने बचपन में या अभी भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, और उनको सभी लोग क्या बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत ही महान थी, वह थी वीरांगना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है कि वीर का अगर स्त्रीलिंग आप बनाएंगे तो वह वीरांगना है, और पुरुषों के लिए वीर शब्द यूज होता है, महिलाओं के लिए वीरांगना। और यही अगर वीर गति होता तो क्या युद्ध में लड़ते हुए जिनकी गति हो गई हो तो वह वीर गति को प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 56, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको सारी संज्ञाओं के बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि जातिवाचक किसको कहते हैं, भाववाचक किसको कहते हैं, व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं। तो जो आपका बुढ़ापा है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है 57, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए दाती, बी दात्र या सी दात्री या डी यात्री। अब जिसमें जो आपको सबसे पहले देखिए, जो आपको ऑप्शन पता हो कि हो ही नहीं सकता, सबसे पहले उसको आप काटिए। जैसे ऑप्शन नंबर डी आपका कटा, तो आपके 4 में से 3 ही ऑप्शन है जिसमें आपको गैस करना है। तो इस तरह से जो प्रश्न है इसमें दाती भी नहीं हो सकता है, ना ही तो द्रात हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, दात्री, वही सही है। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। अगला प्रश्न है 58, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अब देखिए मैंने आपको ये ऑप्शन पहले बता देते फिर मैं आपको बताती हूँ। ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक या डी अधिकरण कारक। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज़ किसी से अलग हो रही, जैसे कि यदि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है या पेड़ से देखिए जो है लड़का गिरा है तो वो भी एक अलग हो रहा, तो वह आपका अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में पर आता है। जैसे कि पेड़ पर चिड़िया बैठी, तो जो आपका यहाँ पे पर यूज होगा वह अधिकरण के सेंस में यूज होगा। चलिए अगला प्रश्न है 59, निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ए वाहनारूढ़, बी सत्ताधीश या सी गंगाजल या डी रेखा चित्र। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकरण का मतलब क्या है कि जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी, तो वहाँ पे अधिकरण यानी कि पर का यूज हुआ तो वह अधिकरण कारक के अंतर्गत। अब देखिए इसको आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो वाहनारूढ़ मतलब वाहन पे जो बैठा हुआ है, ठीक है, तो वाहनारूढ़ आएगा। गंगा का जल, यहाँ पे का यूज हो रहा। सत्ताधीश, रेखा चित्र, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वाहनारूढ़ वह सही है। इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा लोगों तक, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, जिससे उन लोग की भी तैयारी अच्छी हो सके। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक या डी अधिकरण कारक। अब यदि आप लोग को 8 कारक चिन्ह पता होंगे तो कर्ता ने कर्म को, तो देखिए दूसरे में ही आपका क्या आ रहा, कर्म को, तो आपका जो ये को है वह किसके अंतर्गत आ रहा है? वह आपका कर्म के अंतर्गत आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।